इतिहास में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो वहीं कुछ ऐसे भी इन्वेंशन करने की कोशिशें की गई हैं जिनसे ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई दिशा मिल सकती है। सदियों से साइंटिस्ट एंटी ग्रेविटी फोर्स के बारे में पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। यदि एंटी ग्रेविटी पावर की खोज कर ली गई तो ये अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। हवा में यूएफओ का उड़ना हो या फिर प्राचीन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए विशाल स्ट्रक्चर हों, आज कई ऐसे सबूत हमें देखने को मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है कि एक समय पर इंसानों को एंटी ग्रेविटी के बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन समय के साथ एंटी ग्रेविटी का फॉर्मूला इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। नासा ने साल 1992 में एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च करनी शुरू की थी। हालांकि अमेरिका ने इस पर 1950 के दशक में ही काम करना शुरू कर दिया था। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सुपर कंडक्टर और मैग्नेट के इस्तेमाल से एंटी ग्रेविटी पावर जनरेट की जा सकती है। अभी तक इस दिशा में कोई भी बड़ी उपलब्धि तो हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन एक शख्स ने इस दिशा में काबिले तारीफ काम किया है। रशियन साइंटिस्ट विक्टर स्टेपेनोविच ग्रेबेनिकोव ने करीब 3 दशक पहले एंटी ग्रेविटी का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उनके आविष्कार को कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। उन्होंने तो अपने इन्वेंशन के लिए पेटेंट भी फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। आखिर कैसे किया था उन्होंने एंटी ग्रेविटी का आविष्कार और क्यों सरकार ने उनकी सभी रिसर्च को मिटा दिया, आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्टर का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वो एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बिना किसी फैसिलिटीज के और बिना करोड़ों रुपए खर्च किए एंटी ग्रेविटी की खोज की थी। उन्होंने ये खोज सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके किया था। विक्टर का जन्म सोवियत संघ के सिम्फेरोपोल शहर में साल 1927 में हुआ था। उनकी माँ एक नोबेल वुमेन थी और पिता एक मैकेनिक थे। बचपन से ही विक्टर को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने साइंस की फील्ड में पढ़ाई की और एंटोमोलॉजिस्ट बने, यानी वो साइंटिस्ट जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा वो एक पोएट और पेंटर भी थे। प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव था। साल 1980 के दशक की बात है। वो एक दिन खाली मैदान में लेटे हुए थे, आसमान में सितारों को निहार रहे थे। अचानक उन्हें सिर में दर्द महसूस हुआ। उनके कानों में कोई आवाज गूंज रही थी, साथ ही उन्हें अपने मुंह पर कोई मेटालिक टेस्ट आने लगा था। विक्टर हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उन्होंने उस जगह की रिसर्च की तो पता चला कि जहां पर उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था उस जगह के नीचे एक बी सिटी थी, यानी हजारों की संख्या में वहां मधुमक्खियां रहती थी। विक्टर को लगा कि उनकी तबीयत खराब होगी और इसीलिए उन्हें सिर दर्द की शिकायत हुई होगी, लेकिन पूरी तरह फिट होने पर और अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर वो उसी कैंप वाली जगह पर गए और हर बार उन्हें वही रिजल्ट मिले। विक्टर ने भी ये नोटिस किया कि उस जगह से 5 मीटर की दूरी पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी एक स्पेशल पॉइंट पर ही कुछ अजीब एहसास हो रहा था। विक्टर के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और बी सिटी में से एक डेड बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का मरा हुआ छत्ता वो अपने साथ लैब में ले आए। उन्होंने उस छत्ते पर रिसर्च करनी शुरू की। विक्टर ने जैसे ही अपना हाथ छत्ते के होल्स के ऊपर रखा तो उन्हें एक हीट महसूस हुई। अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होने लगी थीं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि थर्मामीटर, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, मैग्नेटोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर्स भी इस छत्ते के आसपास लाने पर काम नहीं कर रहे थे। पास में जब घड़ी रखी गई तो वो भी गलत समय बताने लगी थी। विक्टर ने छत्ते को मेटल शीट से कवर किया, लेकिन फिर भी नतीजा सेम रहा। उसके अंदर से एनर्जी लगातार निकलती रही। इस एनर्जी को विक्टर ने कैविटी स्ट्रक्चर इफेक्ट यानी कि CSE नाम दिया। इसको लेकर उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, लेकिन किसी ने भी उन पर ज्यादा गौर नहीं किया। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े साइंटिस्ट का ध्यान इस पर जाएगा, लेकिन सभी ने उनके आर्टिकल्स इग्नोर कर दिए। विक्टर ने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च जारी रखी। साल 1988 में एक दिन वो बग के काइटन शेल पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने तभी 2 शेल्स को एक के ऊपर एक रखा। इन शेल्स को आप एक तरह का पंख भी कह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने एक शेल को दूसरे के ऊपर रखा, एक शेल हवा में उड़ने लगा। कुछ सेकंड्स तक वो हवा में ही रहा। ये देख विक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनजाने में एंटी ग्रेविटी की खोज कर ली थी। विक्टर ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बॉक्स के नीचे बहुत सारे काइटन शेल्स को रखा और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने की कोशिश की। कप, प्लेट और मग जैसी रोजमर्रा की चीजें उन्होंने उस बॉक्स पर रखनी चाहिए, लेकिन वो सब हवा में उड़कर दूर जा गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स उन्हें ऊपर की ओर धकेल रही हो। विक्टर को अब यकीन हो गया कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी की खोज कर ली है।
वो एक एंटोमोलॉजिस्ट तो थे ही, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च का सहारा लिया। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ कीड़ों का साइज बड़ा होता है जबकि उनके पंख काफी छोटे होते हैं। उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इंसेक्ट की बॉडी को हवा में उठा सकें। विक्टोर ने बताया कि इस तरह के इंसेक्ट्स एंटी ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही उड़ पाते हैं। CSA इफेक्ट की वजह से ही वो भारी बॉडी को हवा में उड़ा लेते हैं। विक्टोर अब अपने एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसके नीचे हजारों काइटन शेल्स भर दिए। साथ में उन्होंने एक पोल और हैंडल भी उस प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। अपने इस प्लेटफॉर्म को लेकर वो उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें सबसे पहले बी सिटी मिली थी। उस जगह पहुंचकर विक्टोर अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए और वो अचानक हवा में उड़ने लगे। लोगों ने भी देखा कि हवा में कुछ उड़ रहा है, लेकिन उन्हें ठीक तरह से कुछ समझ नहीं आया। हैरानी की बात यह थी कि उड़ते वक्त विक्टोर और उनके प्लेटफॉर्म्स की शैडो भी जमीन पर नहीं गिर रही थी। विक्टोर ने फिर दावा किया कि उन्होंने ऐसा एक वाहन बना लिया है जो एंटी ग्रेविटी फोर्स से चल सकता है और ये वाहन जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अपने इस इन्वेंशन के लिए उन्होंने 1992 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी पेटेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनसे उड़ते हुए प्लेटफॉर्म की फोटो मांगी गई तो विक्टोर ने कहा कि उड़ते टाइम उनका कैमरा काम नहीं किया। CSA इफेक्ट की वजह से उनके कैमरे ने भी काम करना बंद कर दिया था। पेटेंट न मिलने पर भी वो निराश नहीं हुए और उन्होंने इसको लेकर एक बुक पब्लिश करने का मन बनाया। विक्टोर ने अपनी जर्नी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक उस बुक में लिखा और अपने एक्सपेरिमेंट्स की सैकड़ों फोटोज भी उन्होंने लगाई। सारी मेजरमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में उन्होंने लिखा। लेकिन जब बुक पब्लिश करने की बारी आई तो पब्लिशर्स ने ढेर सारा कंटेंट उसमें से हटा दिया और सारी फोटोज को भी रिमूव कर दिया। पब्लिशर्स ने कहा कि इस तरह की अफवाहों को वो प्रिंट नहीं कर सकते। असल में सरकार ने पब्लिशर्स को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। सरकार का मानना था कि अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा और आम लोगों के ये हाथ लग गया तो ये काफ़ी पावरफुल और डेंजरस हो सकता है। साल 2001 में रशिया के महान साइंटिस्ट विक्टोर का निधन हो गया, लेकिन अपने निधन के साथ ही वो कई ऐसे सवाल छोड़ गए जिनका रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। नासा और अमेरिका मिलकर सालों से एंटी ग्रेविटी फोर्स के बारे में खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राचीन समय की आधुनिक सभ्यताओं को एंटी ग्रेविटी के बारे में जरूर पता होगा। स्टोनहेंज, पिरामिड ऑफ गिजा, माचू पिचू जैसी ढेरों जगह ऐसी हैं जिन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। बिना मॉडर्न इक्विपमेंट्स के विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और उन्हें कट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि एंटी ग्रेविटी फोर्स की मदद से ही वो विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते होंगे और समय के साथ ये पावर इतिहास में कहीं विलुप्त हो चुकी है। मिस्र में कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स मिली हैं जो बग की शेप की तरह नजर आती हैं। तो क्या एंशिएंट पीपल ने भी यही तरीका अपनाया होगा जो विक्टोर ने अपनाया था? ये तो कोई नहीं जानता। वहीं कई लोग इन विशाल स्ट्रक्चर्स के निर्माण में एलियंस का हाथ बताते हैं। सच क्या है इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एंटी ग्रेविटी फोर्स की खोज मुमकिन है? और अगर इसका आविष्कार कर लिया गया तो मानव सभ्यता पर इसका क्या असर होगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।